तो देखिए बच्चों, यहाँ पर इस लेक्चर में हम लोग करेंगे नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर के न्यूमेरिकल्स, है ना। तो हालांकि मैंने आपको पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण जिसमें यूनिफॉर्म डेंसिटी होती है वो निकलवा चुके हैं। अब यहाँ पे कुछ हम और फर्दर न्यूमेरिकल्स करेंगे, किस पे बेस्ड? नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर पे बेस्ड, है ना बच्चों। इनको शॉर्ट में एनसीएस बोला जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपको इस टाइप से न्यूमेरिकल दिया जाए, क्वेश्चन आ जाए, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे, है ना। तो बच्चों बोला गया कि एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है आपका, इस तरीके से नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। और आपको पता है नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर जो होता है वो पूरे वॉल्यूम में उसमें चार्ज होता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। जबकि अगर हॉलो कंडक्टिंग कंडक्टिंग हो, सॉलिड कंडक्टिंग हो, या आपका हॉलो कंडक्टिंग हो या हॉलो स्फीयर हो, है ना, तो वो सब जो चार्जेस है वो सरफेस पे आ जाते हैं, है ना। नॉन कंडक्टिंग में पूरे वॉल्यूम में होते हैं। अब इसका कुछ बच्चों रेडियस है आर, तो रेडियस हमने मान ली नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर की आर है। अच्छा, इसमें जो चार्ज डेंसिटी है बच्चों वो वेरिएबल है, ये बोला जा रहा है। तो इसकी जो चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, वो इस तरीके से रो नॉट इंटू आर, है ना। मतलब वेरिएबल चार्ज डेंसिटी का सवाल है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। कूलम पर मीटर क्यूब। अब आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है भाई कि इस सेंटर से अगर आप आर दूरी पे जाते हो, स्मॉल आर दूरी पे, तो यहाँ पे एक पॉइंट बच्चों मान लो पी है। तो इस पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना। तो याद रखेंगे यहाँ पे जो स्मॉल आर है वो लेस देन आर है, कैपिटल आर, है ना। यानी इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। फाइंड स्मॉल आर पॉइंट जो पी है, तो फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, है ना। तो ये बच्चों क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए देखिए प्रोसीजर। तो आप जानते हो कि जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, चाहे स्फीयर हो कुछ भी हो, तो आपको ये पता है कि इसमें जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिमेट्रिक होगी, है ना बच्चों, हर पॉइंट पे, क्योंकि ये स्फेरिकल शेप है। तो आप जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक होती हैं वहां पे आप गॉस लॉ लगा सकते हो। तो आपको अगर इसको सॉल्व करना है तो आपको एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ेगा। तो सेंटर से आर रेडियस लेते हुए बच्चों इस तरीके से आप गॉसियन सरफेस ले लो, ये, है ना। इस तरीके से आप गॉसियन सरफेस ले लो। ये हमारा गॉसियन हाइपोथेटिकल सरफेस हो गया। मतलब आप जो हाइपोथेटिकल सरफेस लेते हो गॉसियन सरफेस, वो उस पॉइंट से पास होता है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। इसके बाद देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम क्या करते हैं कि गॉस लॉ लगाते हैं पहले। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा बच्चों। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, गॉस लॉ। तो बाय यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है कि जो टोटल फ्लक्स है थ्रू गॉसियन सरफेस, वो आप इंटीग्रल क्लोज लूप इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा, लेकिन बच्चों यहाँ पे थीटा जीरो होगा, क्योंकि आप ध्यान से देखो इस गॉसियन सरफेस पे एरिया वेक्टर भी रेडियल है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी रेडियल होगी, सिमेट्रिक है ना। ये तो मैंने बताया आपको, सिमेट्रिक फील्ड्स में आप ये लगा सकते हो इस तरीके से। तो एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ है रेडियली, और आपका जो वो है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी रेडियल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों के बीच का एंगल हमेशा जीरो होगा, तो इसलिए मैंने कॉस जीरो लगा दिया। इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हो आप क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो आपने क्लोज सरफेस माना उसके अंदर का टोटल चार्ज, जो भी इस ब्लू कलर के सर्कल के अंदर जो चार्ज है वो क्यू एनक्लोज हो जाएगा। तो यहाँ से क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिमेट्रिक है बच्चों, तो अगर आप इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी, और यहाँ पर क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ डी एस बच जाएगा इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। और उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये सरफेस एरिया होगा ना, इंटीग्रल ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द क्लोज लूप इंटीग्रल है, तो सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। तो अगर आप इसको देखें तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई गॉसियन सरफेस की रेडियस स्मॉल आर है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर
इज इक्वल्स टू क्यू एनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बात ये है कि अगर हम क्यू एनक्लोज्ड निकाल लें बच्चों तो हमारा काम बन जाएगा, फिर ये हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, क्यू एनक्लोज्ड निकालते हैं। लेकिन क्यू एनक्लोज्ड आप डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हो कि आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दो, क्योंकि आपकी जो डेंसिटी वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो रेडियस ये आर जैसे जैसे चेंज होगा धीरे धीरे आपका डेंसिटी भी चेंज होगी, है ना बच्चों। ये ध्यान देने वाली बात है आपका। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से भी चेंज करना है, और ये आर लेस देन आर तक आपका लगातार चेंज हो रहा है फ्रॉम सेंटर से। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर बच्चों, इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो अगर टोटल चार्ज एनक्लोज निकालना है तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक्स पे जाके आपको एक छोटा सा पतला सा एक एलिमेंट लेना पड़ेगा जिसका छोटा सा वॉल्यूम हो डीवी। तो हम बोलेंगे इस डीवी वॉल्यूम में एक्स जो रेडियस है वो चेंज नहीं हुई, तो एक्स पे जाके आपको बच्चों डीएक्स का एलिमेंट लेना पड़ेगा। एक्स पे जाके डीएक्स, तो ये वाली रिंग मैं नीचे बना रहा हूँ, इसको उठा के आप यहाँ ले आओ। तो हमने क्या किया बच्चों कि ये एक्स पे जाकर एक बहुत पतली सी ऐसे हॉलो स्फीयर ले लो डीएक्स विड्थ का, है ना, ये शेडेड पोर्शन। तो इसका छोटा सा वॉल्यूम जो होगा वो डीवी हो जाएगा, और छोटे से वॉल्यूम डीवी में जो छोटा सा चार्ज होगा डी क्यू, वो रो डीवी हो जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म दोनों में ही हम रो को डीवी अपॉन डी क्यू अपॉन डीवी लिख सकते हैं, है ना बच्चों। तो इसमें जो छोटा सा चार्ज है कितना डी क्यू, वो डी क्यू लिखा जा सकता है बच्चों रो डीवी, है ना, ये हमने सीखा हुआ है। तो चलिए अब ये डी क्यू कैसे निकालें, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। तो इसको निकालने के लिए पहले डीवी निकालना पड़ेगा बच्चों, है ना। तो डीवी कैसे निकालेंगे, तो इसमें डीवी देखिए सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, तो इसकी रेडियस जो है वो एक्स है। तो हम लिखेंगे बच्चों 4πx²। तो ये सरफेस एरिया हो गया स्टूडेंट्स, और इसकी थिकनेस मल्टीप्लाई कर दो dx, तो ये वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये छोटा सा वॉल्यूम dv जो है वो हो जाएगा 4πx² dx। आई होप आपको ये क्लियर होगा। और किसी x दूरी पे जाके जो dx विड्थ में आपका रो है, डेंसिटी है, तो रो की वैल्यू हो जाएगी रो नॉट इंटू एक्स। आर की जगह ये एक्स हो जाएगा, क्योंकि अब रेडियस एक्स है इस छोटे से एलिमेंट का, डीवी एलिमेंट का। तो फिर आप यहाँ से अब आप कंटिन्यू कर सकते हो फर्दर। यहाँ पे देखो बच्चों, ये हमारा छोटा सा डी क्यू होगा, तो ये हो जाएगा रो डीवी। रो की वैल्यू है रो नॉट इंटू एक्स, और डीवी की वैल्यू है बच्चों 4πx² dx, है ना, ये अलग चल रहा है। अब ध्यान से देखो, तो हमें टोटल चार्ज इंक्लूड चाहिए, किस रेडियस में जो चार्ज इंक्लूड हो रहा है, स्मॉल आर, है ना। तो बच्चों हमें पता है कि दोनों साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे ये डी क्यू, और यहाँ पे पहले ये सब चीजें अलग लिख लेते हैं, 4π रो नॉट एक्स इंटू एक्स जो है वो एक्स क्यूब हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब लगा दो। अब चार्ज एनक्लोज्ड कहाँ से कहाँ तक निकालना है बच्चों, जीरो से स्मॉल आर पी पॉइंट तक। तो ये जीरो से स्मॉल आर तक के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो ये टोटल चार्ज एनक्लोज्ड आ जाएगा। तो क्यू एनक्लोज्ड आ गया आपका कितना, 4π रो नॉट। अच्छा, ये एक्स क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4, तो फिर ये हो जाएगा आर की पावर 4/4 लिमिट लगाने पर, है ना बच्चों। तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो क्यू एनक्लोज है उसकी वैल्यू आ जाएगी पाई रो नॉट इंटू आर की पावर 4। अब ये वैल्यूज आप कहाँ पुट कर दो भाई, इक्वेशन 1 में क्यू एनक्लोज की। तो इक्वेशन 1 से हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इंटू 4πr² is equals to q enclosed, which is equals to 5π rho naught r की पावर 4 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। q enclosed बाई एप्सिलॉन नॉट करना है भाई। तो यहाँ से बच्चों आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये r², ये पावर 4, तो ये पावर 2 बचेगी, पाई और ये पाई भी कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 4 नीचे आएगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी है, जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है, वो कितना आ जाएगा बच्चों, 4 नीचे ले जाओ, तो ये रो नॉट इंटू r² डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट।
तो दिस इज अवर आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो ऐसे बहुत सवाल पूछे जा सकते हैं। आपको कोई दूसरा फंक्शन दे दे रो नॉट इंटू आर स्क्वायर, रो नॉट इंटू आर क्यूब, तो सॉल्व ऐसे ही करना है ना। तो उसमें याद रखिएगा बच्चों, क्यू एनक्लोज निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा, है ना। तो ऐसे वेरिएबल डेंसिटी के बहुत सारे सवाल होते हैं, तो आपको सिंपली गॉस लॉ लगाना है, फिर इस तरीके से क्यू एनक्लोज निकालना इंटीग्रेशन से। बाकी आप ये वाला फॉर्मेट लगा ही लेंगे और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी निकाल लेना, है ना। तो मैं इस पे और क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, ये एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब वेरिएबल डेंसिटी का फंक्शन कुछ भी रखा जा सकता है, उसको आपको पता है यहाँ पे मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होगा कि इस टाइप के सवाल कैसे किए जाते हैं। तो देखो बच्चों, आगे हम अगर बढ़े तो ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स जो होते हैं, इनमें कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट के सवाल पूछे जाते हैं ना, वो फॉर्मेट मैं आपको बता रहा हूँ। तो इनको बोलते हैं टनल प्रॉब्लम्स, है ना। ऐसे सवाल ही बहुत पूछे जाते हैं, तो उनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो आप अब हेडिंग डाल लो, टनल प्रॉब्लम्स इन नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर्स। चलिए, तो इनको सॉल्व करते हैं वन बाई वन करके। तो जैसे मान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन दिया जाए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपका बच्चों इस तरीके से एक स्फीयर है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स की बात हो रही है, तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर्स की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ बीच में इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में बच्चों ऐसे एक लेट्स सपोज टनल है, इस तरीके से। मतलब और ये इतनी टनल है, इतनी पतली टनल है, छोटी सी टनल है कि आप ये मान सकते हो कि इसमें इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई अंतर नहीं आ रहा है ना। तो अगर नहीं दिया जाए तो ये आपको मानना ही है हमेशा। ऐसा आपका नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके बीच में एक ऐसी टनल काट दी गई है सेंटर से पास होते हुए, और आपको ये बोला गया है कि इसकी रेडियस आर दे दी गई है। तो आपको ये बोला गया है कि ये टनल इतनी पतली है, अगर ना भी बोला जाए तो आपको यही मानना है कि ये टनल इतनी पतली है कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चेंज नहीं आ रहा है। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है या पोटेंशियल होता है, वो सारा फॉर्मूलेज यहाँ वैलिड है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है ना। तो ये आपको बात समझनी है। और ये नॉन कंडक्टिंग जो स्फीयर है, इसको चार्ज किया गया है। तो इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को टोटल चार्ज बच्चों मान लीजिए कैपिटल क्यू दिया गया है ना। अब आपको उसमें इन सवालों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का फॉर्मूला आना चाहिए। वो हम दोनों पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं ना, कि जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होते हैं उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है और पोटेंशियल क्या होता है ना बच्चों। तो पिछले लेक्चर में हमने उसको कवर अप किया हुआ है। तो आई होप आपने वो लेक्चर देखा और आपको फॉर्मूले याद है। अब आप ध्यान से देखो, तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, आप क्यू मान लो, इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो हम रो मान लेते हैं ना, जो भी जरूरत पड़ेगी उसका हम यूज कर लेंगे। फिर उन्होंने बोला कि यहाँ पे इसके बिल्कुल सरफेस पे, पेरीफेरी पर हमने एक माइनस क्यू चार्ज जिसका मास m है उसको रिलीज कर दिया। आपको तो पता ही है कि नॉन कंडक्टिंग जो स्फीयर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर है तो फोर्स कहाँ लगेगा बच्चों, अंदर की तरफ। और फोर्स अगर अंदर की तरफ होगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, तो पॉइंट सी पर आके इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो आपको ये बोलना है जब ये सेंटर सी पे पहुंचेगा तब इसकी रफ्तार क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख देता हूं मैं आपको कि फाइंड द स्पीड ऑफ माइनस क्यू चार्ज at the center of non-conducting solid sphere। मतलब आपसे VC पूछा जा रहा है, C पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी है। तो आई होप आपको क्वेश्चन तो क्लियर होगा। तो इस टाइप के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अब इनको सॉल्व करते हैं। इनको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो पहले ही बताया गया आपको कि कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव। तो आप यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो इस पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक। तो आप ये वाला पॉइंट ए मान लो जहां से रिलीज किया, और जहां पहुंचना है तो उसकी जो रफ्तार होगी vc,
वो आपका सी पॉइंट पे उसकी स्पीड होगी, है ना बच्चों, वी सी, ये हमें निकालना है। तो ए से सी तक हम क्या कर लें, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना है तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, इन टाइप के सवालों को सॉल्व किया जाता है एनर्जी कंजर्वेशन के द्वारा। तो हमें इस पर माइनस क्यू चार्ज की जो एनर्जी में चेंज आ रहा है ना, उसको हमें इक्वेट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सॉल्यूशन में बाई एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन में क्या करेंगे हम, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी, है ना बच्चों। तो इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए जो है बच्चों वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसको रिलीज किया है, तो यहाँ पे इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। फिर प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी होता है बच्चों चार्ज मल्टीप्लाइड बाई पोटेंशियल। तो हमें सरफेस पे पोटेंशियल पता है, आप नॉन कंडक्टिंग स्फीयर वाले में जब हमने प्रूव किया था तो हमें सरफेस पे पोटेंशियल पता होता है बच्चों, के क्यू बाई आर, अगर आपको याद हो, तो आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, है ना। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे के क्यू बाई आर, दिस इज द पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई चार्ज, तो माइनस क्यू, तो दिस बिकम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट सी, तो हाफ एम वी सी स्क्वायर जो हमें निकालना है, और यहाँ पर बच्चों प्लस यू सी। तो सी पर भी हमें पोटेंशियल पता होता है नॉन कंडक्टिंग का, सेंटर पे। तो बच्चों सेंटर पे जो उसका फॉर्मूला होता था वो होता था 3/2, 1.5 ना, 3/2 के क्यू बाई आर, अगर आपको याद हो, सेंटर पे ज्यादा होता था सरफेस से नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में, है ना, ये हमने निकाला हुआ है। और मल्टीप्लाइड बाई चार्ज, तो माइनस क्यू। तो ये आपका सी पर पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब इसे बच्चों सॉल्व करना रह गया, तो सॉल्व हम कर लेते हैं जल्दी से। तो ये देखो, आप इसको इधर ले जाओगे तो ये माइनस है, लेकिन इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस 3/2 के क्यू बाई आर माइनस, ये क्योंकि माइनस है तो माइनस ही रहेगा, तो माइनस के क्यू, अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई क्यू है ना, यहाँ माइनस था, इधर ले गए तो प्लस आ गया, के क्यू क्यू बाई कैपिटल आर, और ये बच्चों हो जाएगा हाफ एम वी सी स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे माइनस करोगे इसको तो कितना मिलेगा बच्चों, यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, अगर एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। या फिर आप ऐसा सोचो 1.5 जो है उसमें से 1 माइनस हो रहा है तो हाफ बचेगा, तो 1/2 के क्यू क्यू बाई आर, इसको सॉल्व करने पे मिलेगा बच्चों इक्वल्स टू हाफ एम वी सी स्क्वायर। तो हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको वेलोसिटी मिलेगी सी पॉइंट पर कितनी बच्चों, रूट ओवर के क्यू क्यू बाई आर अपॉन एम। तो हम लिख लेते हैं, आंसर आपका मिल जाएगा के क्यू क्यू बाई एम इंटू आर। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और उसका सॉल्यूशन भी क्लियर होगा। तो ऐसे सवालों को आपको एनर्जी कंजर्वेशन से करना पड़ेगा। चलिए इसमें और सवाल हम देखते हैं टनल प्रॉब्लम्स के। तो देखिए इसमें और कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, वो भी एनर्जी कंजर्वेशन से होंगे, है ना बच्चों। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये बोला जा सकता है कि जो आपकी टनल है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा सेंटर से ही पास हो टनल, है ना बच्चों। ये टनल कहीं से भी पास कराई जा सकती है। जैसे मान लो कि इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का ये सेंटर है, और जो बच्चों ये टनल है, ये टनल थोड़ी सेंटर से ऊपर की तरफ है, ऐसे। बात वही है, चाहे आपको बोला गया हो ना बोला गया हो, कि टनल जो है वो इतनी पतली है कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल चेंज नहीं होगा इस सॉलिड स्फीयर का। ये टनल है बच्चों, है ना, ये जो ऊपर काटी गई है। अब ये टनल जो है वो सेंटर से पास नहीं हो रही है ना। और फिर से वही है कि नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है, तो चार्ज है बच्चों, जिसका चार्ज है लेट्स सपोज क्यू है, और अगर कहीं जरूरत पड़े तो चार्ज डेंसिटी आप रो ले सकते हो, नहीं तो निकाल भी सकते हो। इस नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का जो बच्चों
रेडियस है वो r है, तो आप चार्ज अपन वॉल्यूम करोगे तो रो मिल जाएगा, है ना, 4/3πr³। वो सब आप जानते हो। अब यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पर इस सरफेस के इस पेरीफेरी पर, अच्छा ये जो टनल है इसका रेडियस r है, लेकिन ये सेंटर से जो टनल है अगर उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखी जाए तो वो बता रहा है कि r/2 है। यानी ये टनल परपेंडिकुलरली सेंटर से कितनी दूरी पे काटी गई है बच्चों, r/2 है ना, ये हमें बता दिया उसने। और यहाँ पर ये बोल रहा है कि हम प्लस q चार्ज और उसका मास m है, तो आप जानते हो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सेंटर से अवे होती है, तो ऐसे जाएगी, तो ये चार्ज को इधर भेजना चाहता है, तो हम इस चार्ज को यहाँ रफ्तार दे रहे हैं बच्चों u। अब हम ये चाह रहे हैं कि आप कितनी वेलोसिटी से, क्योंकि इसको अपोजिशन का फोर्स लग रहा है, तो इसकी वेलोसिटी धीरे 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 कम होगी, लेकिन आपको उतनी वेलोसिटी बतानी है ताकि इस टनल को वो क्रॉस कर जाए। ये चार्ज की आपको मिनिमम वेलोसिटी बतानी है, u की मिनिमम वैल्यू बतानी है, ताकि ये चार्ज जो है वो इस पूरी टनल को क्रॉस कर जाए, है ना बच्चों। तो अगर जहां से हमने चार्ज को फेंका उस पॉइंट को a बोल देते हैं, ये वाले पॉइंट को b बोल देते हैं, और ये लास्ट वाला पॉइंट जो है c है, तो आपको u मिनिमम बताना है ताकि ये जो है c पॉइंट को क्रॉस कर जाए, मतलब टनल को क्रॉस कर जाए। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड u minimum value of initial velocity so that q मतलब चार्ज q will reach at point c। तो जो चार्ज q है वो पॉइंट c पे पहुंच पाए। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको क्लियर होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, कैसे करेंगे। यहाँ पे एक चीज आपको ये सोचनी है कि अगर आप सोचें कि इस Q चार्ज को अगर आपने B तक भी पहुंचा दिया तो वो C तक तो अपने आप पहुंच जाएगा। क्यों बच्चों? क्योंकि A से B तक ही अपोजिशन का फोर्स लग रहा है। जब यहाँ पे B के बाद वो क्रॉस करेगा तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे बदल जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाएगा, तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे ऊपर होगी, तो उसका एक कंपोनेंट ऐसा होगा C की तरफ, तो C की तरफ तो वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। यानी अगर हम इसकी मिनिमम वेलोसिटी इतनी रखें कि B तक पहुंचा दे, B से थोड़ा सा भी आगे गया तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट कर देगी और वो चार्ज अपने आप कहां तक पहुंच जाएगा, C तक। यानी यहां पर हमें C तक के लिए एनर्जी कंजर्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है, आप तो इसको जस्ट B तक रीच करा दो, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अपना काम कर देगी और उसको C तक पहुंचा देगी, है ना बच्चों। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन A से C नहीं लगाना है, यहाँ एनर्जी कंजर्वेशन A से B लगाना चाहिए हमें, B तक पहुंचाना, B से जस्ट थोड़ा सा आगे, है ना। तो लगभग B के आसपास अगर उसकी वेलोसिटी 0 भी होती है तो उसके बाद तो वो पहुंच ही जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सपोर्ट कर देगी और B से C अपने आप पहुंच जाएगा, है ना। तो ये इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट होता है। बच्चे A से C लगा लेते हैं तो गड़बड़ हो जाती है, वो मिनिमम रफ्तार नहीं है, मिनिमम रफ्तार पूछ रहा है ना, तो आपको सिर्फ B तक पहुंचाना है, इतनी मिनिमम रखनी है, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अपना काम करेगा और उसको ऑटोमेटिकली आगे खिसका देगा। तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। आपको ये तो पता ही चल गया है कि एनर्जी कंजर्वेशन कहां से कहां तक लगाना है, तो हम लिख सकते हैं बाई एनर्जी कंजर्वेशन हमें जो लगाना है बच्चों एनर्जी कंजर्वेशन, वो A से लेकर टोटल एनर्जी B तक कंजर्व करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B। U लिखो, U है ना, पोटेंशियल एनर्जी एट B। अच्छा B पर पहुंचाना है, तो B पर अगर उसकी रफ्तार जस्ट 0 भी होगी तो काम बन जाएगा, B से थोड़ा आगे निकल जाएगा और निकल जाएगा, है ना। तो B पर हम रफ्तार क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे, तो U मिनिमम आ जाएगा अपना। तो काइनेटिक एनर्जी एट ए क्या होगा बच्चों, हाफ इंटू एम इंटू यू मिनिमम का स्क्वायर, क्योंकि मिनिमम रफ्तार निकालनी है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, तो पेरीफ्री में तो ये आर के क्यू बाई आर होता है ना बच्चों, तो के क्यू बाई आर ये पोटेंशियल होता है, और चार्ज जो है वो स्मॉल क्यू है, तो स्मॉल क्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी, जस्ट बी पे रीच किया है तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, क्योंकि उसकी रफ्तार 0 हुई है वहां पर, फिर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के सहारे आगे जाएगा।
और पोटेंशियल एनर्जी एट बी, तो ये दूरी है बच्चों r/2। अब r/2 के लिए आपको वो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा बच्चों, है ना, जो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। कहाँ पर आपने जो फॉर्मूला पढ़ा होगा ना बच्चों, क्या बोलते हैं, ये पोटेंशियल में किसी भी इनसाइड वाले पॉइंट पर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, वो फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो देखिए बच्चों, आपको मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, आपको याद होना चाहिए कि किसी भी r दूरी पर इनसाइड द, बच्चों कितना, इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इनसाइड पॉइंट पे किसी भी r दूरी पे जो पोटेंशियल होता है बच्चों, है ना, v इनसाइड, उसका फॉर्मूला आपको मैंने डिराइव करवाया था। तो उसका फॉर्मूला आता है कितना बच्चों, KQ बाई 2r ब्रैकेट में 3 माइनस r स्क्वायर बाई कैपिटल R स्क्वायर, है ना। ये बच्चों आपको याद होगा फॉर्मूला, और नहीं है तो पिछले लेक्चर में हमने डिराइव किया है, वहां से आप देख सकते हो कैसे डेरिवेशन किया था। तो ये पोटेंशियल अब हम यहाँ लगाएंगे। अब ये जो स्मॉल r है वो इनसाइड वाला पॉइंट B पर क्या है, स्मॉल r की वैल्यू क्या है, r/2। तो यहाँ पे लगाइए बच्चों KQ, अच्छा ये Q मल्टीप्लाई होगा तो मैं Q मल्टीप्लाई करके ही लिख रहा हूँ डायरेक्ट, अपॉन 2r और 3 माइनस ये हो जाएगा r/2, है ना बच्चों। तो ये आप लिख दो r/2 का होल स्क्वायर, तो ये r स्क्वायर हो गया और 2 का स्क्वायर हो जाएगा r/4, और नीचे r स्क्वायर तो है ही। स्मॉल r की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बच्चों, स्मॉल r इज इक्वल टू हो गया r/2। तो ये स्मॉल r का स्क्वायर है, तो स्मॉल r का स्क्वायर मतलब r/2 का स्क्वायर, तो r स्क्वायर बाई 4, और ये हो जाएगा नीचे r स्क्वायर, है ना, वो तो है ही। तो ये आपका ब्रैकेट जो है बच्चों वो क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे, ये तो अपना लिख ही लेते हैं, हाफ m u मिनिमम स्क्वायर जो निकालना है, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से देखो क्या बचेगा, 1/4, तो 3 माइनस 1/4, तो 3 माइनस 1/4 कितना होता है बच्चों, 4 एलसीएम लोगे तो 12 माइनस 1/4, तो 11/4 बचेगा, है ना। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ भाई, है ना। 11/4 और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा, तो 11 KQQ/8R। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और इसको उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, है ना, स्टेप कम कर रहा हूँ मैं, इसको उधर ले जाओगे तो माइनस। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद बचेगा, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिएगा, 11 KQQ/8R, है ना। 11/4 बचा था, 4 इंटू 2 8 हो जाता है, और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा KQQ/R। अच्छा, अब इनका एलसीएम करके इस RHS को सॉल्व कर लो, है ना, तो हमारा काम बन जाए बच्चों। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 माइनस होगा तो 11 माइनस 8 होता है 3, तो 3KQQ/8R, है ना। और ये हाफ u मिनिमम स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हाफ m मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल इंटू u मिनिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू 3KQQ/8R। तो यहाँ से ये 2 और बच्चों ये 8, तो ये 4 बचा, है ना। फिर फर्दर सॉल्व करोगे तो m नीचे चला जाएगा और इस पूरे का रूट आ जाएगा। तो हम लिख देते हैं भाई, तो हमारी जो मिनिमम वेलोसिटी है, ताकि वो c तक पहुंच जाए चार्ज पार्टिकल, q और मास जिसका m है, उसके लिए हमें कितना मिनिमम स्पीड देना पड़ेगा बच्चों, तो u मिनिमम की वैल्यू आएगी √3KQQ बाई, नीचे बचा 4, और मास ऑफ द पार्टिकल नीचे आएगा m इंटू रेडियस r। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, है ना। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। इसलिए बच्चों ये फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है, जो हमने आपको इनसाइड के बताया था, है ना, सरफेस पे बताया था। अब अगर आपको ये फॉर्मूले ही याद नहीं होंगे तो आप ऐसे सवाल कैसे कर पाओगे, फिर ऐसे सवाल करना पॉसिबल नहीं है ना बच्चों। इसलिए इन बातों को ध्यान देना और इस टाइप से इन सवालों को सॉल्व करना है। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, है ना, कैसे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए बच्चों, और कैसे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं टनल प्रॉब्लम्स में, तो हम एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे आपसे ये बोला गया है कि भाई इस तरीके से आपका एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है बच्चों, है ना, और वही
सेंटर से पास होती हुई एक बहुत पतली सी टनल है। तो अब बार बार मैं ये नहीं कह रहा हूँ, टनल इतनी पतली है कि बच्चों इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी भी पॉइंट पर उस पर कोई चेंज नहीं आ रहा, और पोटेंशियल भी किसी पॉइंट पर वही रहेगा जो सॉलिड स्फीयर का रहता है ना। तो ये आपका नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, और ये बच्चों यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है। इस तरीके से चार्ज भी कर दिया। मान लो इसका चार्ज जो है क्यू है, अगर आपको चार्ज डेंसिटी निकालना है तो रो की वैल्यू आप निकाल सकते हो। और इसकी जो रेडियस है बच्चों, लेट सपोज आर है। अब इसमें ये बोला गया कि सेंटर पर जो चार्ज है माइनस क्यू और उसका मास एम, ये प्लेस किया गया है ना बच्चों, एक चार्ज प्लेस किया गया है जो माइनस क्यू चार्ज का है और उसका मास एम है, और इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया गया एक्स लेंथ से, और डिस्प्लेस करने के बाद छोड़ा गया। तो आपको पता है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है लेकिन नेगेटिव चार्ज है, तो पीछे की तरफ फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे रिलीज करोगे तो ये वापस आएगा, फिर सेंटर पे उसके पास वेलोसिटी होगी तो रुकेगा नहीं, वो इधर निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ लगेगी। तो देखो बच्चों ये ऑसिलेट करेगा। तो अगर हमने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया है तो ये जो ऑसिलेशन हो रहा है इसका टाइम पीरियड आपको बताना है। तो ये सवाल पूछा गया है ना। तो इसमें क्वेश्चन में लिख देता हूँ, इफ वी slightly displace minus q charge of mass m, then find the time period of oscillation. तो देखिए बच्चों इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखें। जैसे ही आप यहाँ पे माइनस क्यू लगाएंगे तो मैंने आपको बच्चों एसएचएम के बेसिक्स आते होंगे ना, तो जिस डायरेक्शन में हम डिस्प्लेस करते हैं पार्टिकल को उस डायरेक्शन को प्लस मान देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन को माइनस मान देते हैं। तो जब इस पोजीशन पे आप पार्टिकल को रिलीज करोगे तो इस पे फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, तो नेट फोर्स पीछे लगेगा, दैट इज क्यू ई। पीछे लग रहा है मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है ना, माइनस क्यू इंटू ई लगेगा। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे नेट फोर्स लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि नेट फोर्स जो है वो आपका हो जाएगा माइनस क्यू ई। अब किसी भी एक्स दूरी पर, सेंटर से किसी भी एक्स दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है बच्चों वो आपको पता होगी है ना, बताई गई होगी, आपको निकलवाया था मैंने नॉन कंडक्टिंग में। तो किसी भी एक्स दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के कारण, वो होती है के टोटल चार्ज क्यू इंटू एक्स। एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट अपॉन रेडियस का क्यूब, है ना बच्चों। तो ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है, तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू क्यू बाई आर क्यूब इंटू एक्स। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, तो ये नेट फोर्स जो है ये स्पेशल टाइप का फोर्स बन रहा है, जो आपका एसएचएम का फोर्स होता है, रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है एसएचएम का, वही फोर्स बन गया। देखो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो आपको याद होगा फॉर एसएचएम बच्चों, अगर हम पुरानी चीजें थोड़ी रिवाइज करें तो फॉर एसएचएम आपको पता होगा कि जो नेट फोर्स होता है वो माइनस के डैश, क्योंकि यहाँ पे के इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसलिए मैं यहाँ पे के डैश ले रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से आप देखो कंपेयर करो तो के डैश की वैल्यू के क्यू बाई आर क्यूब है। अगर इस फॉर्मेट में बन जाए तो ये एसएचएम होता है, और टाइम पीरियड आप लिख सकते हो डायरेक्टली 2 पाई रूट ओवर बच्चों कितना एम बाई के डैश, है ना। तो ये आपको पता होगा। तो अगर देखो इसी टाइप का फॉर्मेट बन गया ना, फोर्स नेगेटिव, यहाँ पे जो कांस्टेंट है आपका एसएचएम कांस्टेंट, वो यहाँ पर क्या है के क्यू क्यू बाई आर क्यूब, तो के डैश की वैल्यू ये हो गई। अब आप इस फॉर्मूला लगा दो, मास ऑफ द पार्टिकल आपको पता है, तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा बच्चों, है ना। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, आसानी से बन गया। तो देखो आप यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एम बाई के डैश। के डैश की वैल्यू ये है के क्यू क्यू बाई आर क्यूब, तो आर क्यूब बच्चों ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज द टाइम पीरियड। अच्छा, कभी आपसे अगर एंगुलर वेलोसिटी पूछे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछे, तो वो होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, है ना बच्चों। तो ये 2 पाई बाई टाइम पीरियड रखोगे तो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा,
और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो जो एंगुलर वेलोसिटी अगर आपसे पूछा जाए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा जाए इस एसएचएम की, तो आप वो भी बता सकते हो, के क्यू क्यू बाई एम आर क्यूब, ये भी आप बता सकते हो, है ना बच्चों। अब आप एक बात ध्यान रखें कि यहाँ पर जो ये अप्रोक्सीमेशन रहता है स्लाइटली डिस्प्लेस, वो तो कहीं यूज ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने पहले भी कई बार क्वेश्चन किए बच्चों इलेक्ट्रोस्टैट्स में, तो ये स्लाइटली डिस्प्लेस होता था तो x इज वेरी वेरी लेस देन r होता था, तो उसका यूज आता था, वो इस फॉर्मेट को लाने के लिए अप्रोक्सीमेशन का यूज करते थे हम, है ना। लेकिन यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये रिजल्ट तो डायरेक्टली आ रहा है। इसका मतलब ये जो शब्द है स्लाइटली डिस्प्लेस, इसका ज्यादा इस केस में कोई मतलब नहीं है, टनल प्रॉब्लम्स में कोई दिक्कत नहीं है। आप ये x कितना भी रखो बच्चों, रेडियस तक कुछ भी रख सकते हो, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये ऑसिलेट करेगा और एसएचएम ही करेगा, रेडियस से ज्यादा नहीं। आप पेरीफ्री तक पार्टिकल को लाके छोड़ दो, क्योंकि वहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला वैलिड है, तो वहां तक आपका क्या होगा बच्चों, ये जो x है वो जरूरी नहीं है कि वो बहुत छोटा हो तभी एसएचएम करेगा, क्योंकि इसका यूज तो कहीं हमने लिया ही नहीं अप्रोक्सीमेशन के लिए। जबकि पहले जब हम सवाल करते थे तो इसका अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ता था, तब वो एसएचएम की इक्वेशन बनती थी, है ना। पहले हमने कई बार ऐसे सवाल देखे हैं, इसलिए स्लाइटली डिस्प्लेस का कोई मतलब नहीं है। तो ये x रेडियस तक कुछ भी हो सकता है, उन सब के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला यही आना है। मतलब आप इसको कहीं से भी छोड़ो, टाइम पीरियड बदलने वाला नहीं है, टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा। देखो बच्चों, क्योंकि वो x पे डिपेंड नहीं करता है ना, ये आपको समझ में आ रहा है। और x 0 से r कुछ भी हो सकता है, ये भी क्लियर है। तो स्लाइटली डिस्प्लेस का कोई यहाँ पे मतलब था नहीं खास। अच्छा, जो हमने बच्चों पहला सवाल किया था, मैंने आपको सेंटर पे पूछा था ना कि इसकी रफ्तार क्या है, जो पहला सवाल किया था टनल प्रॉब्लम में, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आपको ये एसएचएम का कॉन्सेप्ट आता है तो आप इसको एसएचएम के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते थे उस सवाल को। देखिए यहाँ पर, ये देखो बच्चों, ये हमने पहले सवाल निकाला था ना, यहाँ पे हमने क्या किया था, इस पार्टिकल को यहाँ से रिलीज किया था -qm, और यहाँ पे जाके तो हमने इसको एनर्जी कंजर्वेशन किया था, तो ये वेलोसिटी आया था सेंटर पे, सेंटर पे वेलोसिटी पूछी जा रही थी ना, ये पहला सवाल हमने किया था। अब आप सोचो कि अगर इसको पेरीफ्री से छोड़ोगे, है ना, सरफेस से छोड़ेंगे अगर आप, तो ये जो मोशन करेगा वो तो एसएचएम करेगा। तो अगर आपको एसएचएम का कंसेप्ट आता है तब भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो वीसी का, और इससे फास्ट तरीके से निकाल सकते हो। कैसे बच्चों, देखो हमें तो ये पता है कि ये पार्टिकल यहाँ से एसएचएम कर रहा है, एसएचएम कर रहा है तो उसका ओमेगा हमें पता है, √/, के क्यू क्यू बाई एम आर क्यूब, है ना बच्चों। तो अगर आपको एसएचएम का कॉन्सेप्ट आता है तो सेंटर, सेंटर जो है बच्चों वो तो मीन पोजीशन है, और मीन पोजीशन पर आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, अगर आपको याद हो, है ना, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो एसएचएम के कॉन्सेप्ट को अगर यहाँ पे आप अप्लाई करोगे, ये अल्टरनेटिव मेथड है ना। तो अगर आपको ये समझ में आता है, अगर बेसिक्स क्लियर है, तो आप ये वाली मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हो, इससे जल्दी आ जाएगा आंसर। तो एसएचएम का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपका मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन मतलब सेंटर है जिसके अबाउट ये एसएचएम कर रहा है, तो मीन पोजीशन पर जो है बच्चों वेलोसिटी हम लिख सकते हैं, वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने एसएचएम में सीखा है, ए ओमेगा, ए इज द एम्पलीट्यूड। अच्छा, यहां से रिलीज किया है तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड है बच्चों वो कितना हो गया, रेडियस के बराबर। और ओमेगा की वैल्यू देखो ये पता ही है हमें, तो हम वेलोसिटी ऑफ सी निकालें तो यहां से देखिए कितना आएगा, ए की वैल्यू आर है, और ओमेगा जो है बच्चों वो कितना है, √/, के क्यू क्यू बाई एम इंटू आर क्यूब। अब आर को अंदर ले जाओ तो आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर और ये आर क्यूब कैंसिल हो जाएगी, तो नीचे एक ही आर बचेगा। तो वेलोसिटी एट सी आ जाएगा के क्यू क्यू बाई एम आर। देखो बच्चों, यही निकाला था आपने एनर्जी कंजर्वेशन से, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन से आपको कई सारे स्टेप सॉल्व करने पड़े थे। इसमें देखो वन लाइन में आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है और एसएचएम आपको पता है, क्योंकि पार्टिकल पूरी रेडियस तक कहीं पे भी छोड़ा जाए वो एसएचएम ही करने वाला है, तो सेंटर पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, उसकी वैल्यू ए ओमेगा होती है, और यहाँ पर ए जो है वो रेडियस के बराबर है। तो आप यहाँ पे ये अल्टरनेटिव सोल्यूशन लगाएंगे तो देखो एक लाइन में सॉल्व हो गया। और अगर आपका प्रैक्टिस अच्छी है आपकी, तो आप इसको ओरली भी बता सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आपके कई सारे क्वेश्चंस में समय बचता है ना। तो आपको कॉन्सेप्ट लिंक करना आना चाहिए बच्चों। तो ये जो पहला सवाल है उसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है। अगर आपको ये समझ में आया, एसएचएम आपको पहले से आता है, तो गुड है, वेल एंड गुड, बहुत अच्छे से आप उसको समझ सकते हैं।
और नहीं तो आपको बेसिक मेथड तो पता ही है एनर्जी कंजर्वेशन वाली, है ना बच्चों। तो ये मुझे बताना था, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें और कैसे सवाल पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो फिर से आपका ऐसा नॉन कंडक्टिंग एक स्फीयर है और टनल जो है ये सेंटर है, तो जो टनल है वो सेंटर से पास नहीं हो रही है। अब ये टनल सेंटर से कुछ ऊपर है, जैसे हमने पहले भी एक सवाल किया था ना। अब यहाँ पे फिर से वही टाइम पीरियड वाला सवाल है, लेकिन टनल जो है वो सेंटर से कुछ ऊपर है ना, सेंटर पर नहीं है, सेंटर ये है। और इसको चार्ज किया गया क्यू, मैं अब यहाँ पे प्लस साइन नहीं बना रहा हूँ क्योंकि डायग्राम फिर गंदा हो जाता है। और जो इसकी रेडियस है बच्चों वो आर है, तो चार्ज इस पे पूरा क्यू है, प्लस 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 पूरा अंदर तक। और जो इस पे इसका रेडियस है बच्चों वो आर है, लेट सपोज, है ना। और ये जो टनल है ये आपको बोला गया है कि सेंटर से स्मॉल डी दूरी पर, सेंटर से स्मॉल डी दूरी पर, है ना बच्चों। तो चलिए ये बात आपको क्लियर हो गई है, समझ में आ गई है। इसके बाद अगर हम देखें तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि इसको सॉल्व करेंगे, है ना। इसको हम निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि यहाँ पर बच्चों जो चार्ज है वो माइनस क्यू कॉमा एम है। तो आप जानते हो कि इस पर नीचे फोर्स लग रहा होगा, और क्योंकि ये सरफेस है तो सरफेस नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो नेट फोर्स जीरो होगा, मतलब ये आपका मीन पोजीशन है। अब यहाँ से इस चार्ज को डिस्प्लेस किया गया बच्चों, कितना डिस्प्लेस किया, सम अमाउंट एक्स। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इसको एक्स डिस्प्लेस करेंगे तो इस पे जो फोर्स है बच्चों वो इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ होगा, तो ये वापस आएगा, फिर मूव कर जाएगा, आगे निकल जाएगा, तो फोर्स ऐसे लगेगा तो इसका कंपोनेंट इधर हो जाएगा, तो फिर ये इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। तो फिर से आपसे सवाल यही पूछा गया है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, है ना बच्चों। फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो हम इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से, देखते हैं अब एसएचएम की क्वेश्चन बनती है कि नहीं और क्या टाइम पीरियड आता है ना बच्चों। तो ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो आप फोर्स की डायरेक्शन बना लो स्टूडेंट्स, है ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप ध्यान से देखो, तो ये एक्स है, ये डी है, तो फोर्स ऐसे लगे ना, सेंटर की तरफ लगेगा फोर्स, क्योंकि सेंटर से अवे इलेक्ट्रिक फील्ड है और माइनस क्यू चार्ज है, तो अपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स लगता है। तो ये फोर्स एफ लग रहा है। अच्छा, इस फोर्स के दो कंपोनेंट है बच्चों, एक ये वर्टिकल कंपोनेंट और एक ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अच्छा, ये एंगल अगर आपका थीटा है तो ये एंगल बच्चों थीटा है ना। तो ये वाला कंपोनेंट जो है ये एफ कॉस थीटा और ये वाला कंपोनेंट जो है वो एफ साइन थीटा है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट है, ये वाला जो कंपोनेंट है एफ साइन थीटा टुवर्ड्स मीन पोजीशन, और ये जो है एफ कॉस थीटा। तो ये जो बच्चों एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है वो नॉर्मल को बैलेंस करेगा और एफ साइन थीटा इसको रीस्टोरिंग फोर्स देगा। तो क्योंकि हमने पार्टिकल को आगे खिसका है तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो पीछे की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन है, तो एफ साइन थीटा जो नेगेटिव होगा, है ना, क्योंकि पीछे की डायरेक्शन में। ये हमें बात समझ में आती है, ठीक। तो हम यहाँ पे अब इसके सॉल्यूशन में लिख सकते हैं भाई कि बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो आपका नेट फोर्स है जो रीस्टोरिंग फोर्स की तरह काम कर रहा है, कॉस थीटा वाला तो बैलेंस करा रहा है, वो है माइनस एफ साइन थीटा। अब ये एफ की वैल्यू लिखनी पड़ेगी बच्चों, तो एफ की वैल्यू कितनी होगी, कोई भी जो दूरी होती है एक्स दूरी पर, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू एक्स है, तो पहले तो ये सेंटर से लेके इस पॉइंट तक की ये दूरी निकालनी पड़ेगी, है ना बच्चों। ये स्मॉल आर निकालना पड़ेगा, तो के क्यू आर अपॉन आर क्यूब हम उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो उसको कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालने के लिए आप देखो मैं यहाँ फिर से डायग्राम बना रहा हूँ। तो ये आपका डी है, ये वाला एक्स है, ये बच्चों आपका आर है, और ये एंगल थीटा है ना। तो अगर आप देखें तो इस आर को अभी आर ही लिखे रहने दो, ये आर हमने मान लिया है। तो यहाँ पे देखो बच्चों नेट फोर्स जो लिखेंगे हम, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, माइनस एफ, एफ हो जाएगा क्यू इंटू ई, तो चार्ज क्यू लिखेंगे क्योंकि माइनस साइन तो पहले ही लिखा है, तो के क्यू क्यू बाई आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, और ये साइन थीटा था ही बेचा, तो ये साइन थीटा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड थी के क्यू आर अपॉन आर क्यूब, उसमें माइनस क्यू का मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन पहले से भी था तो मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई किया, इंटू साइन थीटा भी है। तो ये आपका बच्चों नेट फोर्स है। अब आप जरा इसको देखो, ये आर साइन थीटा क्या चीज है, तो अगर आप इसमें साइन थीटा लगाओ इस ट्राइंगल में,
तो ये मिलेगा x बाई आर। तो ध्यान से देखो, ये जो r साइन थीटा है ये एक्चुअली में x है, अगर इस ट्राइंगल से हम देखें तो आप इस r साइन थीटा की जगह x लिख सकते हो। तो जो नेट फोर्स है वो लिख जाएगा माइनस के क्यू क्यू बाई आर क्यूब इंटू एक्स। देखो बच्चों ये k डैश बन गया, फिर से SHM की इक्वेशन मिल रही है आपको। तो फिर से टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो 2 पाई रूट ओवर m बाई के डैश मतलब के क्यू क्यू बाई आर क्यूब। तो आर क्यूब ऊपर चला जाएगा। देखो बच्चों अगर ध्यान से देखो तो टाइम पीरियड वैसे ही आ रहा है, देखो ये दोनों टाइम पीरियड वैल्यू सेम है। इसका मतलब हमें यहाँ से एक बात और पता चलती है कि आप नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में टनल कहीं भी बना दो और आप कहीं भी पार्टिकल को ऑसिलेट कराओ, उसका टाइम पीरियड हमेशा सेम रहेगा, वो कभी बदलने वाला नहीं है। इसलिए कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हम टनल अलग अलग जगह पे टनल खोदेंगे तो क्या टाइम पीरियड अलग अलग आपको मिलेगा, तो उसका आंसर है नो। टाइम पीरियड अलग अलग नहीं मिलेगा, टाइम पीरियड हमेशा कैसा मिलेगा बच्चों, सेम मिलेगा, है ना, वो अलग नहीं मिलेगा। ये बात आपको याद रखनी है, हर जगह पे सेम मिलेगा। चाहे आप टनल ऐसे बनाओ, चाहे अगर ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होता तो टनल ऐसे बना लेते या ऐसे बना लेते या ऐसे बना लेते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे भी टनल बनाओ, अगर उसमें चार्ज ऑसिलेट करेगा तो उन सब टनल्स में चार्ज का जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो हमेशा फिक्स होता है। तो कई बार बच्चे इसको रट लेते हैं क्योंकि ये हमेशा फिक्स होने वाला है, तो इस फॉर्मूले को ही रट लेते हैं ताकि डायरेक्ट आंसर टिक कर दें, है ना। तो आप जैसा चाहें वैसा करें, बाकी निकालने में भी कोई ज्यादा समय नहीं निकलता लगता, तो आप चाहें तो इसको ऐसे निकाल भी सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको ऑसिलेशन वाले और ये टनल प्रॉब्लम्स क्लियर होंगे। तो इस टाइप के बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि कैसे सवाल हो सकते हैं। अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बनने लगेंगे। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर होंगे टनल प्रॉब्लम्स इन नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर्स।